नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। उत्तर प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। व्यापार और कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। तेईस मार्च को प्रधानमंत्री मोदी असम और पुडुचेरी में करेंगे बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद। आज अमित शाह की ओर से बंगाल में जारी करेंगे टीएमसी के खिलाफ चुनावी चार्जशीट। असम में भी मेगा रोड शो की तैयारी। केरल में कांग्रेस ने एलडीएफ और बीजेपी पर साधा निशाना, तो वहीं पिनरई विजयन को अपनी हैट्रिक का भरोसा। कहा, विपक्ष अभी इतना मजबूत नहीं कि सरकार बना सके। नेपाल में पूर्व पीएम केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी से सियासी भूचाल। जेनजी आंदोलन में सरकारी संपत्ति और निहत्थे छात्रों की मौत के आरोप में एक्शन। ओली ने बताया बदले की कार्रवाई। और आईपीएल का नया सीजन शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को झटका। काफ इंजरी के चलते सुपरस्टार धोनी 2 हफ्ते तक रह सकते हैं बाहर। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश और देश के नागरिक उड्डयन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि पश्चिमी यूपी के विकास का नया रनवे है और इसका कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर व्यापक असर पड़ेगा। इसके उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर भीड़भाड़ कम होगी। पीएम ने कहा कि इससे व्यापार और कनेक्टिविटी में वृद्धि आएगी। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अब से कुछ ही देर में किया जाएगा और ये भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना में से एक है। पहले चरण को जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसके मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से तैयार किया गया। साथ ही साथ जो इसका प्रारंभिक चरण है, उसमें हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता है वो 1 करोड़ के आसपास है प्रतिवर्ष। और जब हवाई अड्डा पूर्ण विकसित होगा तो यह संख्या बढ़कर हो जाएगी 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है जो बड़े आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है जो हर मौसम में अब दिन रात जो विमान हैं उनके संचालन में कुशलता प्रदान करेगा। बढ़ते आगे, पश्चिम एशिया में तनाव से पैदा हालात ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन भारत पर इसका असर कम हो, इसके लिए मोदी सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। कल देर शाम प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और ताजा हालात से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया। इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक का क्या कुछ निचोड़ निकला, आइए वो भी आपको बताते हैं और करते हैं साझा। तो प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति से सफलतापूर्वक निपट लेगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार की प्राथमिकता आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ नागरिकों के हितों की रक्षा और उद्योग के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करना भी है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से आपूर्ति श्रृंखलाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के साथ साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उर्वरक के भंडारण और वितरण की निगरानी सहित कृषि क्षेत्र में पूर्व नियोजन की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बदलती परिस्थितियों का त्वरित जवाब देने में सक्षम बनने के लिए सभी स्तरों पर मजबूत समन्वय तंत्र की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नौवहन,
आवश्यक आपूर्तियां और समुद्री संचालन से जुड़ी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सीमावर्ती और तटीय राज्यों पर विशेष ध्यान देने का भी आह्वान किया है। तो कृषि क्षेत्र से अगर देखा जाए तो पहले से ही तैयारी पर लगातार जोर दिया गया। तो कृषि और ऊर्जा पर फोकस है, जहां सौर ऊर्जा और बायोफ्यूल को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी जोर देना होगा, ताकि इस पश्चिम एशिया में जो चल रहा है उसका असर कम से कम पड़े। नौवहन से जुड़ी जो तमाम चुनौतियां हैं उस पर ध्यान देना होगा। इसीलिए समुद्री आपूर्ति से जुड़े तमाम पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं गलत सूचनाओं पर। उसको लेकर चेतावनी जारी की गई कि अफवाहों और फेक न्यूज से लोग सावधान रहें। सही और विश्वसनीय जानकारी फैलाने पर जोर दिया गया। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये एक्शन प्लान तैयार किया गया। राहत का कदम यह कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है। वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन अब 50% से बढ़कर 90% हुआ। मुख्यमंत्रियों की जो प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जो ये कदम है, जो लगातार वो अथक प्रयास कर रही है, वो सराहनीय है। पेट्रोल डीजल एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और साथ ही साथ जो सप्लाई चेन है वो स्थिर है, यानी वो डिस्ट्रप्टेड नहीं है। और इसीलिए केंद्र के साथ मिलकर काम करना है, समन्वय के साथ राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना है। बढ़ते आगे, वैश्विक व्यापार व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में भारत ने एक बार फिर अपनी स्पष्ट और संतुलित सोच सामने रखी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के WTOMC 14 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के डिसीजन मेकिंग एंड पास्ट मैंडेट्स सत्र को संबोधित करते हुए वैश्विक व्यापार शासन को सशक्त बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि WTO में सहमति आधारित निर्णय प्रक्रिया को फिर से मजबूत करने के लिए आपसी विश्वास का पुनर्निर्माण बेहद जरूरी है। ये प्रणाली WTO की नींव है और इससे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। सत्र के दौरान भारत ने मौजूदा गतिरोध की व्यापक और रचनात्मक समीक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही ये सुनिश्चित करने की बात कही कि सभी चर्चाएं पारदर्शी, समावेशी और सदस्य देशों द्वारा संचालित हों। केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि एक मजबूत और प्रभावी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली तभी संभव है जब इसकी संस्थागत संरचना एकजुट, लचीली और सदस्य देशों की साझा आकांक्षाओं के अनुरूप रहेगी। और आइए देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें जनादेश के जरिए। तो जनादेश में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल और असम की, जहां आज बड़ा सियासी वॉर होने जा रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज डबल चुनावी अटैक करने जा रहे हैं। पहले वो कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक विस्तृत चार्जशीट पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि इस चार्जशीट में ममता सरकार के कार्यकाल का कच्चा चिट्ठा होगा। राज्य सरकार पर कट मनी कल्चर, इसके साथ साथ शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर निकाय ठेका घोटाला, इसके साथ साथ राजनीतिक हिंसा, कानून व्यवस्था, बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा, निष्पक्ष पुलिस तुष्टीकरण की राजनीति, CBI ED की जांच में टकराव, ये तमाम आरोप जो है सूची में शामिल हैं। धार्मिक आधार पर फैसले जैसे तमाम आरोप शामिल होंगे। बीजेपी इस कदम के जरिए चुनाव से पहले ममता सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। बंगाल के बाद गुवाहाटी की सड़कों पर आज सियासी ताकत का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, जब अमित शाह ने भव्य रोड शो वो करने वाले हैं। हजारों समर्थकों की भीड़, पार्टी के झंडों और नारों के बीच ये रोड शो सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि साफ तौर पर शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस रोड शो के जरिए बीजेपी न सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में अपनी मजबूत पकड़ का संदेश देने की कोशिश करेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसे रोड शो का मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं होता, बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना, साथ ही साथ संगठन की ताकत दिखाना और विपक्ष पर दबाव बनाना भी होता है।
ममता बनर्जी का इस चुनाव में फोकस बिंदु आखिर है क्या? उत्तर बंगाल को वापस जीतना, नॉर्थ बंगाल आउटरीच अभियान की बात की जाए, या फिर जो 10 प्रतिज्ञाएं उन्होंने दी हैं उसे पूरा करना। यानी कि इस बार का चुनावी फोकस ममता बनर्जी के आईने से क्या है, जहां वो नॉर्थ बंगाल में आउटरीच अभियान पर फोकस करने वाली हैं। साथ ही साथ कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात की जाए तो उसमें बाहरी वर्सेस भीतरी बंगाली अस्मिता, यानी कैसे इस बंगाली अस्मिता को वापस वर्चस्व के साथ वो कायम करना चाहेंगी। चाय बागान और महिला वोटर्स पर भी केंद्रित हैं इस बार का फोकस अगर ममता बनर्जी के नजरिए से देखें। साथ ही साथ केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी सीधा हमला। और ये हमने देखा भी कि एसआईआर की संवैधानिक प्रक्रिया को जब पूरा किया जा रहा था तो ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही थी। तो ये तमाम वो केंद्र बिंदु हैं जब ममता बनर्जी अपने चुनावी अभियान को धार देती हुई नजर आएंगे। अब चुनावी फोकस अभिषेक बनर्जी का इस बार के विधानसभा चुनावों में क्या है? पारंपरिक राजनीति से कुछ अलग नजरिया, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग पर लगातार अभिषेक बनर्जी जोर दे रहे हैं। अब इसमें डेटा मैनेजमेंट एक अलग ही कॉन्सेप्ट उभर कर आया, जिसके सहारे की वजह से इस चुनावी अभियान को वो जीतना चाहेंगे। केंद्र सरकार पर लगातार आरोप और साथ ही साथ जो युवा साथी हैं वो कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए। साथ ही साथ योजनाओं का प्रचार करना युवाओं के साथ और अपने गढ़ को सुरक्षित रखने पर लगातार अभिषेक बनर्जी का जोर रहेगा। नंदीग्राम पर विशेष नजर, इस सीट को वीवीआईपी हॉट सीट माना जा रहा है। साथ ही डायमंड हार्बर मॉडल का विस्तारीकरण कैसे हो और जो SC/ST हैं उन्हें साधने की कोशिश भी टीएमसी जरूर करेगी। और अब बात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की, जिन्होंने केरल विधानसभा चुनाव से पहले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को कोई सीट नहीं मिलेगी और कांग्रेस यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जीत के लिए पूरी तरह तैयार है। केरल के लोग पिनराई विजयन के 10 साल के शासन के बाद अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने एलडीएफ और बीजेपी के गठबंधन को अशुभ बताया और कहा कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम चेहरा चुनाव के बाद पार्टी और केरल के लोगों के साथ तय किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक हस्ती होने के बावजूद अनुभव से कुछ नहीं सीखते। विजयन ने राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की कथित निष्क्रियता वाम एलडीएफ और बीजेपी के बीच साठगांठ का अहम सबूत है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तमिलगांव वेट्री कजगम के संस्थापक थलापति विजय ने तमिलनाडु सरकार पर हमला बोला। दरअसल टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने पेरंबूर में अपनी चुनावी रैली की अनुमति न मिलने पर गंभीर आरोप लगाए। विजय का कहना है कि उनकी पार्टी तमिलगांव वेट्री कजगम ने पहले ही रैली की अनुमति मांगी थी, लेकिन कार्यक्रम से ठीक पहले इलाके में अचानक खुदाई और बैरिकेडिंग कर दी गई। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुडुचेरी की राजनीति में राज्य के दर्जे का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से उभरकर सामने आया। वेलू नारायण सामी ने आरोप लगाया कि भारत सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती रही है, जबकि इसे संसद में कई बार उठाया जा चुका है। We have been demanding statehood for Puducherry for a long time. 16 resolutions have been passed in the Legislative Assembly unanimously by all political parties, including BJP. Congress party wanted to give special status for Puducherry, which we have been working on it. Now the Modi government came for the last 12 years. We have been demanding the statehood. When I was Chief Minister, in all Chief Ministers Conference, I raised the issue before the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi.
But unfortunately, the government of India and Modi government, they have been sidelining the issue, and it is a core issue in Puducherry. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च की शाम 5:30 बजे पुडुचेरी में मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर पुडुचेरी में एनडीए सरकार के विकास कार्यों पर पूरा भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा कि पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पुडुचेरी के लोगों की आकांक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया। यही वजह है पुडुचेरी की जनता एक बार फिर से एनडीए को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। तो पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन एनडीए की सरकार ने पुडुचेरी में अहम काम किया। यही वजह है कि पुडुचेरी की जनता एक बार फिर से एनडीए को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। 30 तारीख को शाम 5:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद पुडुचेरी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं उत्सुक हूं। तो आपको लिए चलते हैं जेवर एयरपोर्ट पर जो प्रदर्शनी का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए आपको दिखाते हैं इसमें। तो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो जेवर एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का उद्घाटन होना है और कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जिसे हम उत्तर प्रदेश के विकास की धुरी मान रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिहाज से, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिहाज से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अलग ही अनुभव प्रदान करता हुआ नजर आएगा। मल्टी मॉडल प्रणाली पर विकसित किया गया ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की विकास इंजन को और तेजी से सरपट दौड़ाएगा, क्योंकि जहां आर्थिक सशक्तिकरण तो इससे होगा ही, साथ ही रोजगार के असीम विकल्प भी सामने आएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसके पहले चरण को तैयार किया गया है और ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव डालेगा। और व्यापार और कनेक्टिविटी, ये दोनों ही जो मकसद हैं, उद्देश्य हैं, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली का जो आईजीआई हवाई अड्डा है, अब उस पर भीड़भाड़ कम होगी। एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जेवर एयरपोर्ट कैसे, जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, क्योंकि हाईवेज आरवेज और ये मल्टी मॉडल तर्ज पर बना हुआ एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में से एक है। और इस मल्टी मॉडल प्रणाली के अंतर्गत जिस तरह से इसे बनाया गया है कि इसकी कनेक्टिविटी जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी बताई जा रही है और एयरपोर्ट के लिहाज से अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे लैस बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं यहाँ पर इस जब प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे तो उत्तर प्रदेश और उत्तम होता हुआ नजर आएगा। तो आकाश की ऊंचाई, स्पष्ट संदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, यानी विकसित भारत के लक्ष्य की परिकल्पना को जब हम सिद्ध करने की बात करते हैं। और सबसे अहम बात यह कि तय समय में जो एक समय सीमा रखी गई थी, उसी समय सीमा के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक, सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन जो प्रणालियां हैं, उसके बीच निर्बाध एकीकरण वाला ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम है। और पहला जो प्रारंभिक चरण है, करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों के आवागमन की जो है वो आशा इसमें जताई जा रही है। सुखद, सुरक्षित अनुभव होगा यात्रा को लेकर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साथ ही साथ
विभिन्न राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल से इसका सौंदर्यीकरण किया गया है और उत्तर प्रदेश की पारंपरिक जो थीम है उसी पर इसकी साज सज्जा आधारित है, जो अब हम तस्वीरों के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ ही देर में दिखाएंगे। तो विकास की गति अपार, डबल इंजन सरकार, जिस तरह से एयरपोर्ट पर प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, किस तरह से आपके हवाई जो यात्रा है उसके अनुभव को भी और सुखद बनाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है बल्कि पश्चिमी यूपी के विकास का एक नया, हम इसे रनवे मान सकते हैं। जिस तरह से इसकी संचालन क्षमता की जब हमने बात की तो उस संचालन क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक, रोजगार, यानी कि ये चारों एस्पेक्ट यहाँ पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ अक्षय डोंगरे जुड़ गए हैं। अक्षय, अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूपी के विकास के तौर पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एक अहम रनवे साबित होगा आने वाले समय में। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। जिस तरह से डेवलपमेंट जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया गया है वो केवल आज की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य में जो हमारी जरूरतें होंगी, चाहे वो कार्गो शिपिंग हो या फिर पैसेंजर जो प्लेन्स हो, उनको लेकर उन सभी की जरूरतों को देखते हुए इस पूरे रनवे पर पूरे प्रोजेक्ट का एक तरह से की शुरुआत की गई है। और अगर आप देखें तो पहले फेज में एक रनवे रहेगा, लेकिन अगर हम तीसरे और चौथे फेज की बात करें तो यहाँ पर दो फंक्शनल रनवे होंगे। दोनों तकरीबन 4000 मीटर की लंबाई के रनवे है, यानी कि इनमें लंबे से लेकर छोटे विमान, दोनों तरह के विमान, वाइड बॉडी और छोटे विमान सभी टेक ऑफ कर पाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो मिलिट्री प्लेन्स भी यहाँ पर उतारे जा सकते हैं। और अगर टर्मिनल कैपेसिटी की बात की जाए तो तकरीबन एक तरह से 1,38,000 स्क्वायर मीटर की यहाँ पर पैसेंजर बिल्डिंग रहेगी, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग रहेगी, लेकिन वो बढ़कर फेज 3 और 4 में तकरीबन 5 लाख स्क्वायर मीटर की हो जाएगी। प्रोजेक्टेड पैसेंजर कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो अभी आप प्रति वर्ष तकरीबन 12 लाख पैसेंजर्स ये आप एक तरह से हैंडल कर पाएगा। और अपने अंतिम चरण के बाद में तकरीबन आप देखें तो करीब 5 करोड़ पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उसकी कैपेसिटी इसकी रहेगी। माफ कीजिएगा, पहले फेज में 1,20,00,000 की कैपेसिटी है। और अगर प्रोजेक्टेड कार्गो की बात की जाए तो इस वक्त 2.5 लाख टन फेज 1 में ये कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है। और फेज 4 खत्म होते होते 15 लाख टन इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि ये उद्घाटन आज एयरपोर्ट का किया जाएगा, वो फेज 1 की बात की जा रही है। लेकिन केवल इतना ही एयरपोर्ट नहीं रहने वाला है, इसके कई आयाम है, कई एक्सपेंशन की कई ज्यादा यहाँ पर कैपेबिलिटी है, एक तरह से पोटेंशियल एक्सपेंशन का है। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा अक्षय टेक्नोलॉजिकली एक तरह से एडवांस्ड एयरपोर्ट और क्योंकि हम इसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं अक्षय, तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का कमाल अगर हम देखें तो यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा कनेक्शन है, समर्पित इंटरचेंज है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात की जाए, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस है। और इसी वजह से सड़क, रेल और रैपिड रेल तीनों का संगम देश का सर्वश्रेष्ठ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिहाज से ये एक बहुत अहम उदाहरण है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आप देखिए तो आप इस वक्त अब तक दिल्ली एनसीआर रीजन की बात की जाए तो केवल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ था जो IGI एयरपोर्ट दिल्ली का था। लेकिन जिस तरह से कैपेसिटी उसकी एक मैक्सिमम पे पहुंच चुकी है, 4 रनवेज वहां पर बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से हमारी जरूरतें बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड की जरूरतें लोगों को ज्यादा लग रही है, तो ऐसे में इस एयरपोर्ट की जरूरत काफी ज्यादा थी। और अब ये दोनों एयरपोर्ट एक तरह से एक इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम यानी कि एक साथ काम कर पाएंगे। तो जितने लोड कैपेसिटी IGI की थी उसको ट्रांसफर कहीं ना कहीं यहाँ पर कर दिया जाएगा, उससे वहां पर पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हमें लगता है कि पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है तो कार्गो को शिफ्ट करके कहीं और किया दिल्ली एयरपोर्ट पे किया जा सकता है। तो एक इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह ये दोनों एयरपोर्ट काम करेंगे और इस रीजन में एक तरह से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को कई गुना इस एयरपोर्ट से बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, अगर एयरपोर्ट आता है तो बिजनेसेस आते हैं, मॉल्स बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही है, स्कूल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही है।
हॉस्पिटल बन रहे हैं रीजन में। और लोग, जिन लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि जो जमीन एक समय पे बंजर पड़ी हुई थी, एक तरह से उसे सोना और एक तरह से उगाने की मशीन में तब्दील कर दिया गया है। यानी कि एक उसको इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि ना सिर्फ अब हम यहाँ पर एक बनने वाली फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, बल्कि तरह तरह के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की अब हम एक तरह से अब हम तो देखेंगे। साफ तौर पर अक्षय, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने की दिशा में लगातार सरकार की प्रतिबद्धता देख रहे हैं, और ऐसे में मेक इन यूपी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के तौर पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक अहम सेतु के रूप में काम करेगा। बिल्कुल अहम सेतु के तौर पे काम करेगा। इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट और ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के राज्यों को काफी ज्यादा फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग हब केवल वही बनती है वहां बनती है जहां से उनका जो गुड्स है उनको एक्सपोर्ट किया जा सके, उनको भेजा जा सके। इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी पोर्ट सिटीज है, चाहे वो मुंबई हो, चेन्नई हो, पोर्ट के आसपास जितने भी शहर हो, वहां पर निर्यात और एक तरह से व्यापार हमेशा से होता रहा है। लैंडलॉक्ड एरियाज में ये प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि जो कच्चा माल हो उसको लाना और जो विदेशों में एक तरह से एक्सपोर्ट करना, वो एक चैलेंज रहा है। लेकिन इस एयरपोर्ट के आने से अब इंटरनेशनली सामान एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। उत्तर प्रदेश के बिजनेसेस को आसानी रहेगी, बल्कि विदेशी बिजनेसेस को भी अगर एक तरह से पोटेंशियल देखना है तो आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जमीन काफी ज्यादा है, लोग काफी ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, तो उनका यूटिलाइजेशन एक बेहतर तरीके से अब किया जा सकेगा। लोगों को रोजगार मिलेंगे, नए नए बिजनेसेस आएंगे, और ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, उसमें काफी तेजी अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। यही अक्षय, जब हम ईज ऑफ जर्नी की बात करते हैं, ईज ऑफ जर्नी कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग एविएशन के साथ जुड़ी हुई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ। तो ये तमाम तीनों सुगम और सुखद अनुभव यात्रा के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से और एविएशन इंडस्ट्री के एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर भी साबित होने का होगा ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अहम हो जाता है। अगर कोई भी बिजनेस आप लगाना कहीं चाहे, कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अपना बिजनेस कहीं ले जाना चाहे, तो वो ये देखते हैं कि किस तरह से अगर उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ी तो कितनी आसानी से वो किया जा सकेगा। अब अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो उनके लिए केवल और केवल दिल्ली एयरपोर्ट ही एक ऐसा जरिया था जहां से वो अपने गुड्स इंटरनेशनली भेज पाए। लेकिन अब जेवर में एयरपोर्ट आने की वजह से अब ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। जो एक तरह से ट्रैवल का कॉस्ट था, जो कार्गो का कॉस्ट था, उसमें भारी कमी आएगी, क्योंकि दिल्ली तक आपको चीजें भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे जेवर से अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए अगर आपको सामान चाहिए वो आ सकता है। इंटरनेशनल टूरिस्ट एक तरह से देखा जाए तो वो काफी ज्यादा इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ताजमहल जैसी जो श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो चुका है। एक बार करताल ध्वनि के साथ सभी खड़े होकर अभिनंदन वंदन करें ऐसे युग पुरुष, ऐसे युग प्रवर्तक, माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी। हर तरफ से ये गूंज, ये आवाज, ये स्वर आने चाहिए, आपकी तालियों के साथ भी और आपके मुखार बिंदु से भी। आभार आप सभी का। निवेदन आप सभी से, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजें। देवियों सज्जनों, सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज बहुत अद्भुत घड़ी है। एक नए इतिहास के सृजन का यह ऐतिहासिक अवसर है जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का भव्य लोकार्पण होने जा रहा है। इतना ही नहीं, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी इस एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे और साथ ही मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा यानी MRO सुविधा का भी शिलान्यास वे अपने करकमलों से करेंगे। आइए सौभाग्य की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर पधारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन, अभिनंदन आपकी करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का,
इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उनका भी आप सबके करताल ध्वनि के साथ स्वागत है। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू जी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का। यहां मंच पर विराजमान विभूतियों में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी जो गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री भी हैं, गौतम बुद्ध नगर से लोकसभा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, माननीय विधायकगण, मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण और गणमान्य विभूतियों का, महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस पुनीत अवसर पर। और स्वागत उस विशाल जन समुदाय का भी देवियों सज्जनों, आप सबका जो इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पधारे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक झलक पाने, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए वंदन अभिनंदन आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का प्रदेशवासियों की तरफ से स्वागत अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच की ये कलाकृति, भगवान बुद्ध का एक सुंदर स्वरूप, आपकी तालियों करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन है इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अब मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापू राममोहन नायडू जी को कि वे ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर, जब आप इतनी ऊर्जा, उमंग, उत्साह के साथ अभिभूत यहां उपस्थित हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति को नमन करते हुए अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण और जेवर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को मेरा स्वागत है। हम सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य और गौरवपूर्ण जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की इस उपलब्धि के लिए केवल जेवर ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है। और 11,200 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3,000 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ यह विशाल गौरव एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, अपने 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जेवर टर्मिनल की सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहां आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहां पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विचार है कि विकास भी और विरासत भी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जेवर एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट की तरह ही नहीं, बल्कि एक एरोट्रोपोलिस की तरह विकसित होने जा रहा है। यहां एयर कार्गो की सुविधा जो है, जिससे यहां बनाया हुआ हर प्रोडक्ट और यहां पे उत्पाद हुआ, जो उगाया हुआ उत्पाद है, देश और दुनिया के कोने कोने के बाजारों तक पहुंच सकेगा। और 40 एकड़ में बन रही एमआरओ सुविधा की भी साथ यहां के युवाओं को हाई स्किल्ड जॉब्स और यहां के एविएशन सेक्टर को भी एक आत्मनिर्भर होने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, पहले जेवर और इसके आसपास के लोग कामकाज के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया के लोग अब जेवर कामकाज के लिए यहां पे आएंगे। जब यात्री यहां आएंगे तो लोगों के लिए संभावनाएं और अवसर भी बढ़ेंगे। एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और साथ ही रियल एस्टेट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, ऐसे सभी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से
वो भी एक जमाना था जब हवाई यात्रा वो खास आदमी के लिए होता था, पर अब अगर देखेंगे तो देश में आम आदमी का यात्रा हवाई यात्रा बन चुका है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और यही इसी की तरह उड़ान योजना जो हमारे देश में लागू हुई थी, उसके साथ ही बहुत ज्यादा सक्सेस हमें एविएशन में देखने को मिला। और आज उड़ान योजना के तहत मोदी जी ने 10 साल के लिए इस योजना को और भी बल, और भी शक्ति और भी प्राथमिकता दी है। एनडीए सरकार की वजह से आज एविएशन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी बढ़ोतरी पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में भी हमें देखने को मिला। और इसका पूरा लाभ देश के आम नागरिक को अब मिलने वाला है, क्योंकि वो आम नागरिक जो है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए खास नागरिक है। दोस्तों, और एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने सरकार प्रमुख के तहत रिकॉर्ड 8,936 दिन पूरे किए हैं आज तक। और आपको जानना होगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी इतने दिन से सरकार प्रमुख थे। इसका मतलब ये है कि इतनों दिन से 8,900 करीब दिन से लगातार बिना रुकावट से, बिना थकावट से देश के लिए, देश की जनता के लिए लगातार सेवा करते रहे। ये सोच, ये विचार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। और एक भी दिन कभी विराम नहीं, एक भी दिन कभी आराम नहीं, क्योंकि उनको आनंद मिलता है देश की सेवा करने के लिए, देश को विजय पथ पर आगे रखने के लिए, देश को कर्तव्य मार्ग पर आगे ले जाने के लिए। और कुछ दिन में काम के बाद ये हम सबको अगर देखेंगे तो कभी न कभी ऐसा लगता है कभी विराम कर ले, पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सबको प्रेरणा लेना होगा, जिनके लिए दिन और रात एक ही संकल्प है, भारत का विजय, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, उड़ान भारत और विकसित भारत। उनके हर काम, हर कल्पना, हर कदम भारत से जुड़ा होता है। उनकी सोच किसी प्रांत, किसी जाति या किसी वर्ग के लिए सीमित नहीं है। वो करते हैं काम हमारे भारत के लिए। उनकी ताकत भारत है, उनकी शक्ति भारत है और उनका परिवार भारत है। ये हम सबको याद रखना पड़ेगा। और मेरे लिए भी गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है, नागर उड्डयन मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग में अपने योगदान देने का एक अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे मिला। और मैं कहना चाहूंगा, जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में राज्य सरकार का भी विशेष समर्थन मिला। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब उड्डयन प्रदेश बन रहा है, उत्तम प्रदेश भी बन रहा है। यहाँ पे क्राइम को घटाया, कॉमर्स को बढ़ाया, कंफ्यूजन को खत्म किया, कनेक्टिविटी को बढ़ाया, करप्शन को हटाया और कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बढ़ाया। एनडीए की डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश और काफी आगे जाने की संभावना के साथ आगे बढ़ रहा है। राम मंदिर की स्थापना से लेकर कानून व्यवस्था को सशक्त करने तक आज उत्तर प्रदेश का यह नया स्वरूप पूरे देश को ही प्रेरित कर रहा है। अंत में एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण एक दूसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं जेवर वासियों को, खास करके यहाँ पे युवाओं को, यहाँ पे किसानों को, पूरे देश की तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे इस पे काम करे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी लेबर को और खास करके ज्यूरिक एयरपोर्ट की टीम को और यहाँ पे काम किया हुआ टाटा प्रोजेक्ट्स की टीम को भी मैं बधाई देता हूँ। ये पूरे देश के लिए ही एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। आपको वो दिन भी याद रहेंगे जब जेवर की बात होती थी, देश में कभी होती थी तो क्राइम की बात करते थे, पर कल से आप देखेंगे जब जेवर की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे। ये सपना सच करके दिखाया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए हम सब साथ पर उनका संकल्प जो है विकसित भारत 2047 को पूरा करने में हर आदमी को, हर युवा व्यक्ति को साथ में मिलकर चलना होगा
पूरे विश्व को दिखाना होगा भारत की ताकत क्या है। उसके लिए मैं फिर से आप सबको स्वागत करता हूं और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबको बधाई देते हुए मैं विराम लेता हूं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी का उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवियों सज्जनों, अंत्योदय से सर्वोदय तक का संकल्प साकार करने वाले और गांव से शहर तक के विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित करने वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कि आज के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के अत्यंत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के राम मोहन नायडू जी, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र सिंह नागर जी, माननीय विधायकगण श्री धीरेन्द्र सिंह जी, पंकज सिंह जी, तेजपाल नागर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम का साक्षी बन रहे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस भव्य और गरिमामयी समारोह में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उड़ान को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा, कल ही रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश के अंदर उत्सव और उत्साह का माहौल था। पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन अपने दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी, जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, उनमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि उसका अत्यंत अभाव है। वहां पे अव्यवस्था का माहौल है। उन्हें अपने कार्य की अवधि को कम करना पड़ रहा है, उत्पादन को रोकना पड़ा है, पब्लिक में कोटा सिस्टम लागू करना पड़ा है। लेकिन भारत के अंदर निर्बाध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखना, दाम को नियंत्रित करना और कल का ऐतिहासिक फैसला भी, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी को आपने कम करने का जो ऐतिहासिक निर्णय एक बार फिर से लिया है, मैं इसके लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। विकास की नई ऊंचाइयों के साथ जनता को राहत भी हो, यह निर्णय उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज आपके कर कमलों से इस नव निर्माण की इस नई इकाई का लोकार्पण होने जा रहा है और यह नवसृजन उत्तर प्रदेश को ग्लोबल एविएशन के मैप पर एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था, पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था का शिकार बना है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 12 वर्षों के अंदर देश ने और पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मान्यवर, आपने इस एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। ये डबल इंजन की स्पीड यही है और यही स्पीड जो आपने हमेशा कहा है, वह स्पीड वही है
कि जिसका आधारशिला रखो, जिसका शिलान्यास रखो, उसका उद्घाटन भी करो, और जिसका शिलान्यास आपने रखा था आज आप ही ने उसका उद्घाटन का कार्यक्रम भी आपके कर कमलों से होने जा रहा है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में नया भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है, और वह उद्घोष है कि जब संकल्प मजबूत हो, साहस अडिग हो, आत्मविश्वास अटल हो, तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रह सकता है। और जेवर का यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी संकल्प को सिद्धि में बदलने की परिणति का एक परिणाम है। यह न केवल इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को ग्लोबल कनेक्टिविटी का एक केंद्र बनाते हुए यमुना एक्सप्रेसवे और भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल वे, गंगा एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लाइन जैसे नेटवर्क को जोड़ते हुए प्रदेश को स्केल स्पीड के साथ विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाने का कार्य भी करेगा। नोएडा एयरपोर्ट परियोजना के माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित होंगे। यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में व्यापक निवेश की संभावनाओं ने अभी से प्रस्ताव देने प्रारंभ कर दिए हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने इसी एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर चिप बनाने की एक यूनिट की आधारशिला रखी थी। इसके साथ ही यहां पे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क और अन्य तमाम प्रकार के ऐसी सुविधाएं यहां विकसित करने की कार्रवाई कर रही है, जिसमें यहां पर निवेश के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी विकसित हो रही हैं। डाटा सेंटर से संबंधित यूनिट भी यहां पे स्थापित हो रही हैं। आने वाले दिनों में अत्याधुनिक फिनटेक सिटी के निर्माण का कार्य और पूरे एनसीआर में इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के साथ ही यहां पर निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण का सृजन भी हो रहा है। मान्यवर, सीमलेस, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एयरपोर्ट, एविएशन फ्यूल फॉर्म, इन फ्लाइट किचन फैसिलिटी, एमआरओ के साथ ही आधुनिक डिजिटल और ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित ईज ऑफ जर्नी की संकल्पना को आपके मार्गदर्शन में आज यह एयरपोर्ट साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डेडिकेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब का निर्माण होने से अब उत्तर प्रदेश लैंडलॉक्ड की लिमिटेशन से बाहर निकलकर एक लैंडमार्क ग्रोथ के साथ ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच को आसान बनाने में सफल होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को आज इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके साथ जुड़ रही ये तमाम प्रकार की सुविधाएं
एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मान्यवर, आपने हमेशा से हम सबको एक मार्गदर्शन दिया है कि जो भी करना है, बड़ा करना है, बड़ा सोचना है और बड़ा बनने की दिशा में उसे अग्रसर करना है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके निर्माण की दिशा में ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया, लेकिन यहां के अन्नदाता किसानों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में, जहां पर पहले तमाम प्रकार के आंदोलन चलते थे, उनके साथ डायलॉग बनाने के साथ ही जब उन किसानों को समयबद्ध मुआवजा और पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया, तो आज 13,000 एकड़ लैंड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यहां के अन्नदाता किसानों ने यहां पर उपलब्ध करवाने में भी अपना योगदान किया है। और इसके लिए मैं यहां के अन्नदाता किसानों को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अपना सकारात्मक योगदान दिया और यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मान्यवर, आपने विकसित भारत की जो संकल्पना पूरे देशवासियों को दी है, उस संकल्पना के साथ आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ये आज की आवश्यकता है और उस आवश्यकता के अनुरूप वह बड़ा करने के लिए अभी इसमें एक रनवे प्रारंभ हो रहा है। रनवे प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के साथ ही दूसरा रनवे इसके साथ आएगा और इस प्रकार से 5 रनवे इस एयरपोर्ट के साथ जुड़ेंगे। तो यह अपने आप में एक बड़े और विकसित एयरपोर्ट के रूप में, ग्लोबल एयरपोर्ट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल होगा। एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विरासत और विकास की इस कर्मभूमि पर, विरासत और विकास की उनकी स्वयं की कर्मभूमि पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री और अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। देवियों सज्जनों, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण के लोकार्पण के साथ साथ इस एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल का भी लोकार्पण होना है और साथ ही 40 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से यहां होगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, वे रिमोट का बटन दबाकर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण और एमआरओ सुविधा का शिलान्यास करने की कृपा करें। और सज्जनों, हम शीघ्र ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो नए भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान दे रहा है।
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निरंतर प्रयासों से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वप्न आज मूर्त रूप ले चुका है। एक्सप्रेसवे प्रदेश, सर्वाधिक मेट्रो संचालित प्रदेश, सर्वप्रथम रैपिड रेल संचालित करने वाले प्रदेश के साथ साथ पहले इनलैंड वाटरवे वाला यूपी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ अब सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू एयरपोर्ट्स का गौरवशाली प्रदेश है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के विजन का स्वर्णिम जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब बनाएगा। इस एयरपोर्ट की क्षमता प्रति वर्ष 1 करोड़ 20 लाख से अधिक यात्री वहन करने की है। चतुर्थ चरण तक प्रति वर्ष 7 करोड़ तक यात्री नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाभान्वित होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 1,37,000 वर्ग मीटर में है। इस एयरपोर्ट पर 48 चेक इन काउंटर, 20 सेल्फ बैगेज ड्रॉप एवं 9 सिक्योरिटी चेक लेन यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था के साथ आगमन एवं प्रस्थान पर 9 इमिग्रेशन काउंटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अनुभव को खास बनाने वाला है। इस एयरपोर्ट पर प्रति घंटा 30 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एवं लैंडिंग कर सकेंगे, जो इसकी विराट क्षमता को दर्शाता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में से एक है। सड़क, रेल, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के बीच निर्बाध एकीकरण वाला मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम इस एयरपोर्ट की विशेषता है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 2,50,000 से अधिक मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले मल्टी मॉडल कार्गो हब को भविष्य में लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाए जाने की योजना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में ये एयरपोर्ट उद्यमियों, व्यापारियों एवं निर्यातकों के लिए असीमित संभावनाओं का माध्यम बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी विजनरी लीडरशिप में ये जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। एयरपोर्ट के इंटीरियर में विरासत और समावेशी विकास की छटा है। प्रदेश की पारंपरिक एवं हवेलियों की थीम पर आधारित साज सज्जा है। वाराणसी एवं हरिद्वार के गंगा घाट की अनुभूति वाला मल्टी लेवल टर्मिनल डिजाइन है। विभिन्न राज्यों के हैंडीक्राफ्ट्स एवं टेक्सटाइल से सौंदर्यीकरण इस एयरपोर्ट की भव्यता को विशेष आयाम दे रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर भारत का कार्गो गेटवे होने के साथ ही पर्यटन, उद्योग एवं निर्यात को डबल इंजन की रफ्तार से गति देगा, अर्थव्यवस्था को प्रगति देगा, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को समृद्धि देगा। आज यह गौरव का क्षण है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन संपन्न हो रहा है। आकाश की ऊंचाई, स्पष्ट संदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देवी और सज्जनों। ये एयरपोर्ट आत्मविश्वास से भरे नए भारत की उभरती हुई तस्वीर है जो आज देश में विकास की गति और शक्ति को व्यक्त करती है। देवियों सज्जनों, ये वो भारत है जो आपदा को भी अवसर में बदल देने की क्षमता रखता है। ये आकांक्षी भारत है, ये समृद्ध, सशक्त और सुरक्षित भारत है और ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और युगांतरकारी नेतृत्व की बदौलत। आइए आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, सम्मान और कृतज्ञता से भरी करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया? नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। ये आपकी अमानत है, ये आपका भविष्य है, ये आपका पुरुषार्थ है और इसलिए उसका उद्घाटन भी आपके हाथों से हो रहा है। आप अपने भारत माता की जय बोल करके हाथ ऊपर करके फ्लैश लाइट पूरी तरह से दिखाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उद्घाटन हो गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राम मोहन नायडू जी, पंकज चौधरी जी, ज्यूरिक एयरपोर्ट के चेयरमैन जोसेफ फेल्डर जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं आज जहां भी मेरी नजर पड़ रही है सारे युवा मुझे नजर आ रहे हैं। उत्साह से भरे युवा हैं, जोश से भरे हुए युवा है, क्योंकि इन युवाओं को पता है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये नौजवानों का भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम हो रहा है। आज हम विकसित यूपी, विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। और आज मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता के दो कारण हैं। एक तो ये है
इस एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करने का सौभाग्य आप सबने मुझे दिया था और आप सबने इस एयरपोर्ट के उद्घाटन का सौभाग्य भी मुझे दिया। लेकिन मैंने उस सौभाग्य को आपके साथ बांट दिया और आपके हाथों से उद्घाटन करवा दिया। दूसरा, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, जिस उत्तर प्रदेश ने मुझे सांसद बनाया, उसकी पहचान के साथ, उस उत्तर प्रदेश की पहचान के साथ इस भव्य एयरपोर्ट का नाम भी जुड़ गया है। साथियों, नोएडा का ये एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, फरीदाबाद, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हिंदुस्तान को और उत्तर प्रदेश को तो होना ही होना है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। मैं उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को इस भव्य एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। आप सभी देख रहे हैं कि आज पूरा विश्व कितना चिंतित है। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। हर देश इस संकट का सामना करने के लिए कुछ न कुछ कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और हमारा भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। देशवासियों की ताकत के भरोसे कर रहा है। भारत तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस, ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। मैं सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो पिछले कुछ सप्ताह में ही ये चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है
जिसका शिलान्यास या लोकार्पण हुआ है। इन कुछ ही सप्ताह में इस दौरान नोएडा में बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ। इसी कालखंड में देश की पहली दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन ने गति पकड़ी। इसी कालखंड में मेरठ मेट्रो का विस्तार किया गया और इतने कम समय में आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। साथियों, ये सारे प्रोजेक्ट्स यूपी के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयासों का शानदार उदाहरण है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना रही है। मेरठ मेट्रो और नमो भारत रेल तेज और स्मार्ट कनेक्टिविटी दे रही है और ये हमारा जेवर एयरपोर्ट पूरे उत्तर भारत को दुनिया से जोड़ रहा है। और आपने अभी वीडियो में देखा, ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। साथियों, एयरपोर्ट के अलावा ये क्षेत्र देश के 2 बड़े फ्रेट कॉरिडोर का भी हब बन रहा है। ये फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई स्पेशल पटरियां हैं। इससे उत्तर भारत की बंगाल और गुजरात के समंदर से
कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और दादरी वो स्थान है जहां ये दोनों कॉरिडोर्स आपस में मिलते हैं। यानी यहां किसान जो उगाते हैं, यहां उद्योग जो कुछ बनाते हैं, वो जमीन से, हवाई मार्ग से दुनिया के कोने कोने तक तेजी से जा पाएगा। ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के कारण यूपी दुनिया भर के निवेशकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण बन रहा है। साथियों, जिस नोएडा को पहले अंधविश्वास के कारण अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे। मुझे याद है यहां की सपा सरकार थी और मैंने नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए और मुझे भी डराने की लोगों ने कोशिश की कि नोएडा मत जाओ मोदी जी, अभी अभी प्रधानमंत्री बने हो। मैंने कहा इस धरती का आशीर्वाद लेने जा रहा हूं जो मुझे लंबे अरसे तक सेवा करने का मौका देगा। अब वही इलाका पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त कर रहा है। साथियों, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में खेती किसानी का बहुत महत्व है। मैं आज उन मेरे किसान भाई बहनों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को साकार करने के लिए अपनी जमीनें दी हैं। उन किसानों के लिए जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों। मेरे किसान भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजाइए। मेरे किसान भाई बहन, आपके इस योगदान से ही इस पूरे क्षेत्र में विकास का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी का जो विस्तार यहां हो रहा है उससे पश्चिमी यूपी में फूड प्रोसेसिंग की संभावनाओं को और बल मिलेगा। अब यहां के कृषि उत्पाद दुनिया के बाजारों में और बेहतर तरीके से जा पाएंगे। साथियों, यहां मैं अपने किसान साथियों का एक और बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके गन्ने से जो इथेनॉल बनाया गया है उससे कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हुई है। अगर इथेनॉल का उत्पादन न बढ़ता, पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग न बढ़ती, तो देश को हर वर्ष 4.5 करोड़ बैरल यानी लगभग 700 करोड़ लीटर कच्चा तेल विदेशों से मंगवाना पड़ता। किसानों के परिश्रम ने देश को इस संकट के समय में इतनी बड़ी राहत दी है। साथियों, इथेनॉल से देश को तो फायदा हुआ ही है, किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। इससे करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बची है।
यानी इथेनॉल न बनाते तो ये पैसा विदेश जाना तय था। बीते वर्षों में इतना सारा पैसा देश के किसानों को मिला है, गन्ना किसानों को मिला है। साथियों, यहां के गन्ना किसानों ने तो पहले के वो दिन भी देखे हैं जब कई कई सालों तक गन्ने का बकाया लटका रहता था। लेकिन आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से गन्ना किसानों की स्थिति बेहतर हुई है। साथियों, किसी भी देश में एयरपोर्ट सिर्फ एक सामान्य सुविधा नहीं होता। ये एयरपोर्ट प्रगति को भी उड़ान देते हैं। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज 160 से अधिक एयरपोर्ट देश में है। अब महानगरों के अलावा देश के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी पहुंच रही है। पहले जो सरकारें रही हैं वे मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए ही होनी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार ने सामान्य भारतीयों के लिए हवाई यात्रा को आसान बना दिया। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के नेटवर्क का तेजी से विस्तार करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 17 कर दी है। साथियों, भाजपा सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि एयरपोर्ट भी बने और किराया भाड़ा भी सामान्य परिवारों की पहुंच में रहे। इसलिए हमने उड़ान योजना शुरू की थी। इस स्कीम के कारण बीते कुछ सालों में 1,60,00,000 से अधिक देशवासियों ने उड़ान योजना से टिकट लेकर सस्ती दरों पर हवाई यात्रा की है। और मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। हाल में ही केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को और विस्तार दिया है। इसके लिए लगभग 29,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आने वाले वर्षों में इसके तहत छोटे छोटे शहरों में 100 नए एयरपोर्ट और 200 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। यूपी को भी इससे बहुत अधिक लाभ होगा। साथियों, भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से गति और विकास कर रहा है। जैसे जैसे भारत में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वैसे वैसे नए हवाई जहाजों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। इसलिए देश की अलग अलग एयरलाइंस ने सैकड़ों नए जहाजों के ऑर्डर दिए हैं। ये जो नई सुविधाएं, नए जहाज आ रहे हैं, इनको उड़ान वाले और इसको उड़ाने वाले, इनमें सर्विस देने वाले, मेंटेनेंस से जुड़े, ऐसे हर काम के लिए बहुत बड़ी संख्या में वर्कफोर्स की जरूरत होगी। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इसलिए हमारी सरकार एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग की सुविधाओं का भी विस्तार कर रही है। साथियों, आप जब अपनी कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि उस गाड़ी बनाने वाली कंपनी का सर्विसिंग सेंटर आसपास है या नहीं है।
आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में हवाई जहाजों की सर्विसिंग यानी उनके मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की पुख्ता व्यवस्था ही नहीं थी। भारत के 85 एयरपोर्ट 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ के लिए इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब भारत में ही बहुत बड़े पैमाने पर एमआरओ सुविधाएं विकसित की जा रही है। आज यहां जेवर में भी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। साथियों, आज हमारी सरकार की प्राथमिकता देश के नागरिकों की सुविधा है। देश के नागरिक का समय बचे और उसकी जेब पर ज्यादा बोझ भी न पड़े, ये हमारा लक्ष्य है। मेट्रो और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का इसी भाव से ही विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल, इसका कितना फायदा हो रहा है ये भी हम सब देख रहे हैं। अभी तक नमो भारत 2.5 करोड़ से अधिक लोग सफर कर चुके हैं। दिल्ली मेरठ के जिस सफर में पहले घंटों लग जाते थे, अब वो सफर मिनटों में ही पूरा हो रहा है। साथियों, विकसित भारत के विकसित आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। बीते 11 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ाया गया है। इन वर्षों में 17 लाख करोड़ रुपए हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खर्च किए गए। 1 लाख किलोमीटर से अधिक के हाईवे का निर्माण किया गया है। 2014 तक रेलवे में सिर्फ 20,000 किलोमीटर रूट का बिजलीकरण हुआ था, जबकि 2014 के बाद से 40,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया गया है। आज ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 100% बिजलीकरण हो चुका है। आज कश्मीर घाटी हो या नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां, ये पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रही है। पोर्ट यानी बंदरगाहों की क्षमता बीते दशक में 2 गुने से अधिक हुई है। देश में नदी जलमार्गों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए सबका प्रयास बहुत जरूरी है। ये आवश्यक है कि 140 करोड़ देशवासी कड़े से कड़ा परिश्रम करें और वैश्विक संकटों का एकजुट होकर सामना करें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकटों का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल
देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को इस शानदार एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को जेवर उत्तर प्रदेश से, जहां जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री ने इस मंच से कई बड़ी बातें जो हैं वो आम जनता से संबोधन में साझा की हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं वही बड़ी बातें। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि ये एयरपोर्ट आम जनता की अमानत है और कैसे ये विकास का इंजन बनेगा उत्तर प्रदेश के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आज विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का नया अध्याय शुरू हुआ है। साथ ही ये एयरपोर्ट अनेक नए अवसर लेकर प्रस्तुत करेगा कई लोगों के लिए और ये एयरपोर्ट विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का प्रतीक बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पश्चिम एशिया संकट जो है वो भारत किस तरह से पूरी शक्ति से इसका मुकाबला डटकर कर रहा है और संकट के इसी समय में भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। जेवर एयरपोर्ट डबल इंजन की कार्य संस्कृति का एक मुफीद उदाहरण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में
तेज गति के साथ विकास हो रहा है। ये पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लगातार सशक्त कर रहा है। वहीं गन्ने से जो इथेनॉल बनाया गया, उससे कच्चे तेल पर देश की जो निर्भरता है वो बहुत मायनों में कम हुई है। और साथ ही छोटे शहरों में भी हवाई कनेक्टिविटी इस एयरपोर्ट के आने से अब और सुदृढ़ हो जाएगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एयरपोर्ट की नींव तक पड़ने नहीं दी और बीजेपी ने यह काम समय रहते पूरा किया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प में यह एयरपोर्ट एक अहम कड़ी साबित होने वाला है। नमो भारत में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सफर किया है और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का लगातार ध्यान है और इस एयरपोर्ट से भी ये बात साफ तौर पर प्रशस्त होती हुई नजर आती है। 1 लाख से ज्यादा हाईवेज का निर्माण किया गया, यानी कि बुनियादी ढांचे के विस्तारीकरण का जिक्र प्रधानमंत्री ने यहां इस मंच से किया और विकसित भारत की परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए सबका प्रयास जरूरी है। वहीं शांत मन, धैर्य के साथ और मिलकर संकट का सामना करना है। पश्चिम एशिया में जो तनाव जारी है उस पर प्रधानमंत्री ने ये बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से मुतल्लिक कल देश के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने इस मंच के माध्यम से किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता से जो ये अफवाह फैलाई जाती है वो ना फैलाने की अपील की और ना ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अफवाह पर या भ्रामक बात पर यकीन ना करें। तो जो भारत के हित में होगा वही नीति सरकार बनाएगी, उसी नीति को सबसे ऊपर रखा जाएगा। कोरोना काल के वक्त भी अफवाहें फैलाई गई थी, भ्रामक बातें फैलाई गई थी और तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि उस पर यकीन ना करें। लेकिन जनता ने चुनाव के दौरान ऐसे लोगों को ठुकराया था जिन्होंने अफवाहों का बाजार गर्म किया था। तो जेवर उत्तर प्रदेश के इस मंच से कई अहम बातें प्रधानमंत्री ने आज साझा की हैं। और वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप